हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। वीडियो थंबनेल और टाइटल से आप समझ गए होंगे कि हम किस विषय पे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हमने सेल को चुना। तो सबसे पहले दोस्तों हमने कोशिका को ही क्यों चुना? ये हमारी कोशिका है। लेकिन दोस्तों कोशिका के बारे में जानने से पहले हम ये देखें कि ये जो कोशिका है इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स थे, यानी कि ये एक नई शुरुआत है दोस्तों। और नई शुरुआत में हमने सेल को चुनने से पहले बहुत सारे टॉपिक्स देखे। बहुत बड़ी विज्ञान है, बायोलॉजी के अंदर, जूलॉजी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हमको मिल सकते थे, लेकिन हमने सेल को चुना क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि इस ब्रह्मांड में, यानी से अगर पृथ्वी की बात करें तो उस पृथ्वी पे लाखों प्रजातियां पाई जाती है, स्पीशीज। अकॉर्डिंग टू नेटवर्क इंटरनेट ये कहा जाता है कि 8.7 मिलियन, यानी कि 80 से 87 लाख, यानी 1 करोड़ तक की स्पीशीज जातियाँ पृथ्वी पे पाई जाती है, जिसमें से हम कितने के बारे में जानते हैं। अगर हम अपना एनालिसिस करते हैं या अगर हम अपने ऊपर एक रिसर्च करके देखते हैं कि हम कितनी जातियों को जानते हैं, तो हम देखते हैं कि 10 जातियाँ, 100 जातियाँ, 50 जातियाँ लिस्ट बना के देखें। जैसे कि गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, सभी प्रकार की जातियों को, चाहे वो कीट पतंग हो, उड़ने वाले हो, तैरने वाले हो, चलने वाले हो, जितने भी प्रकार के जीव अगर हम देखें तो उनकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो हम कितना जानते हैं? हम नहीं जानते। नेटवर्क इंटरनेट ये कह रहा है कि 1 करोड़ स्पीसीज, यानी कि 87 लाख स्पीसीज पृथ्वी पर पाई जाती है। अगर हम किसी एक स्पीसीज की बात करें, जैसे कि मान लेते हैं कि हम किसी चिड़िया की या अगर किसी कुत्ते की, किसी गाय की अगर एक प्रजाति स्पीसीज की बात करें, तो हमने ये जाना कि हम उसके बारे में कितना जानते हैं। अगर हम एक कुत्ते के बारे में बात करें तो कुत्ते की कम से कम हमने ये देखा कि 10 से 15 नस्लें जो हैं हमने देखी है, लेकिन क्या हम उन नस्लों के बारे में जानते हैं? वो किस प्रकार से डेवलप हुए? अलग अलग प्रकार के जानवर, जैसे जितने भी प्रकार की चिड़िया है, अगर एक चिड़िया एक स्पीसीज है और अगर उसी स्पीसीज के अंदर हम और डिटेल में जाएं तो हमको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर और कितनी सारी प्रजाति, यानी कि इनके अंदर कितनी सारी विभिन्नताएं हैं। ये सारी स्पीसीज डिवाइड ही होती जा रही है। तो हमने दोस्तों सेल को चुना क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि जब तक हम सेल को नहीं पढ़ेंगे, कोशिका को नहीं पढ़ेंगे कि कोशिका होती क्या है, कि ये किस प्रकार से कार्य करती है, इसलिए दोस्तों हमने सेल को चुना। और धीरे धीरे हम सेल को आगे और डिवाइड करते जाएंगे। इस फर्स्ट पार्ट में हम कुछ बातों को क्लियर करेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, सेल क्या है, किसने खोजा, किस प्रकार से प्रोसेस हुई, सेल डेफिनेशन क्या है। वैसे तो दोस्तों जो है डेफिनेशन जो है, परिभाषा जो है, वो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। और सोचने वाली बात दोस्तों ये है कि सेल को सबसे पहले 1665 में खोजा गया था, 1665 में। अब इंट्रोडक्शन में ये देखेंगे 1665 में खोजा गया और आज हम 2023 के अंदर इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 2023 के अंदर भी हम इसको पूरा नहीं जानते। कितनी है बड़ी सेल, इतनी बड़ी है कि इसके अंदर पूरी एक ब्रांच बना दी गई है जिसे सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है, जिसके अंदर अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, अलग अलग थ्योरीज देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक नई विषय में कहते हैं। अब देखो दोस्तों, होता यूं है कि हमको ये तक नहीं मालूम कि हमारे शरीर के अंदर कौन सी प्रोसेस किस वजह से हो रही है। जैसे कि एक टॉपिक अगर हम देखें कि रिप्रोडक्शन होता है, उत्सर्जन होता है, श्वसन होता है, ये जो रेस्पिरेशन के अंदर जो प्रोसेस होती है, किस प्रकार से ये होता है। इसके अलावा मान लेते हैं कि एक जो प्रोसेस होती है कि मान लेते हैं कि शरीर के अंदर किसी प्रकार का संवेदनाएं होती है, उस संवेदना के प्रति हम क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, जिसे प्रतिवर्ती क्रिया भी कहा जाता है। उस प्रतिवर्ती क्रिया को पढ़ने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन वो प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर सेकंडों में होती है। जैसे कि हम ये मानते हैं कि अगर एक कांटा चुभता है, एक कांटे के चुभने के तत्पश्चात हम सेकंडों के अंदर उस क्रिया के प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। लेकिन अगर इस प्रोसेस को हम पढ़ें तो इतनी लंबी प्रोसेस है कि इसको पढ़ने में घंटों लगते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारी हार्ट बीट कैसे काम करती है, इन सारे कार्यों के अंदर सेल जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा अपनी भूमिका निभाते हैं। विदाउट सेल कोई भी कार्य हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम सजीव हैं
और जितने भी प्रकार के सजीव हैं लगभग सभी में क्या पाई जाती है, सेल पाई जाती है। और उन सभी सेल की प्रोसेस क्या होती है, एक अलग तरीके से की जाती है, इसलिए हमने क्या चुना, सेल को चुना। तो देखो बच्चों, दोस्तों शुरू करते हैं सेल, और किसने सेल को खोजा, कहाँ से खोजा था, किस प्रकार से कार्य शुरू हुआ था। तो एक नई शुरुआत। देखो बच्चों, हम सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले सेल को जो है वो रॉबर्ट हुक ने खोजा था। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट आए थे। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने विचारधारा दी थी। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने क्या किया, अपना एक खुद का माइक्रोस्कोप बनाया। उस माइक्रोस्कोप को उन्होंने बनाने के बाद उन्होंने सेल की, यानी कि कोर्क सेल, जो डेड सेल जो थी, कोरक सेल जो होती है वो एक ट्रीज की छाल को काट के बनाया जाता है, और उस सेल को उन्होंने उस माइक्रोस्कोप में रखा और उन्होंने देखा कि एक नए प्रकार की उन्हें स्ट्रक्चर प्राप्त की। उन्होंने उसको नाम क्या दिया बच्चों, सेल नाम दिया। इस सेल के बनने के बाद एक नए वैज्ञानिक फिर और आते हैं जिसे एंटो वैन ल्यूवेनहोक भी कहा जाता है। उन्हें उसके फिर आगे एक रिसर्च शुरू की, और धीरे धीरे अगर हम इस ऑर्गेनल्स की बात करते हैं तो सभी प्रकार के पार्ट्स जो है वो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए हैं, और उनके अलग अलग थ्योरीज भी आती गई है। जैसे हम सेल थ्योरीज के अंदर पढ़ेंगे कि अलग अलग वैज्ञानिक कौन कौन से थे। सेल इंट्रोडक्शन में हम रॉबर्ट हुक के बारे में ये पढ़ते हैं कि उन्होंने सेल को खोजा, और वो भी 1665 में, 1665 के अंदर। और आज हम 2023 में इसको 358 साल से पढ़ रहे हैं, और अभी तक पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं पढ़ पाए। रॉबर्ट हुक की खोज के बारे में बाद में ये देखा गया कि रॉबर्ट हुक क्या थे। तो रॉबर्ट हुक जो थे वो एक अच्छे साइंटिस्ट थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 1665 में कोई बिना किसी रिसर्च के ये कोई अवधारणा दी थी या कोई सूचना दी थी। उन्होंने काफ़ी रिसर्च की थी। उन्हें 9th 11th 12th के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए थे, और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसे माइक्रोग्राफिया भी नामक नाम दिया गया, और जिसके अंदर 18 नंबर जो रिसर्च थी उसके अंदर उन्होंने सेल का जिक्र किया था, कोशिका को खोजा था। दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का ही माइक्रोस्कोप बनाया था, लेकिन समस्या ये थी कि जो उनका खुद का जो माइक्रोस्कोप था वो इतना विकसित नहीं था उस समय में। 1665 में, यानी आज 350 साल पहले ये माइक्रोस्कोप विकसित नहीं था। उन्होंने अपने लेवल पे अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन उसके बाद जो एंटोन वैन ल्यूवेनहोक जो आए थे उन्होंने जी भी क्या किया था, अपना ही खुद का जो है माइक्रोस्कोप बनाया था। लेकिन वो जो माइक्रोस्कोप था, देखो बच्चों, एक तो थे रॉबर्ट हुक, और उसके बाद आते हैं एंटोन वैन ल्यूवेनहोक। एंटोन वैन ल्यूवेनहोक ने भी खुद का ही माइक्रोस्कोप बनाया था। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। इसके बाद एंटोन वैन ल्यूवेनहोक जो है वो जीवित कोशिकाओं की खोज की थी दोस्तों, जीवित कोशिकाओं की। लेकिन रॉबर्ट हुक ने किसकी की थी, डेड सेल की खोज की थी। उसके बाद देखो, रॉबर्ट हुक की जो कोशिका थी, सेल थी, उन्होंने उसकी तुलना जो थी वो मधुमक्खी के छत्ते के समान की थी। यानी कह सकते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने एक छत्ते के रूप में उसकी संरचना बनाई थी, और इसी प्रकार से जो सेल थी, रॉबर्ट हुक की जो कोर्क सेल जो थी, जो डेड सेल थी, वो इस प्रकार की थी। और ये जो कार्य था ये रॉबर्ट हुक ने यहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद ल्यूवेनहोक ने ही। तो देखो दोस्तों, कहा जाता है कि इस चीज़ की शुरुआत जो है वो मुख्य दो वैज्ञानिकों की होती है। मुझे ये लगता है कि शुरुआत रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन इसकी ओरिजिनल यानी कि जीवित कोशिकाओं की खोज जो है वो एंटोन ल्यूवेनहोक ने की थी। एंटोन ल्यूवेनहोक ने रिसर्च के जरिए पता चलता है कि 1674 में एंटोन ल्यूवेनहोक की और आगे थ्योरी प्रोसेस को पढ़ा था। माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर है वो एंटोन वैन ल्यूवेनहोक को कहा जाता है। द सिंगल स्मॉल यूनिट ऑफ द होल बॉडी ऑफ लिविंग बीइंग फ्रॉम होल बॉडी कैन बी मेड दैट कॉल्ड सेल। यानी कि इस शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जा सकता है, कोशिका कहा जाता है।
यानी कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और दोस्तों ये जो कोशिका वैसा नहीं है कि वो एक ही प्रकार की पाई जाती है, हमारे शरीर के अंदर सभी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ब्लड में अलग कोशिकाएं हैं, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन में अलग कोशिकाएं अपना योगदान देती है। इसके अलावा मानते हैं मसल्स जो है, पेशी कोशिका अलग होती है, वसा अलग कोशिका, वसा प्रोटीन, ये सभी के अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये अपना अलग ही एक कार्य करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये थी हमारी कोशिका की डेफिनेशन। इसके बाद हम पार करेंगे टाइप ऑफ सेल। सेल कितने प्रकार के हैं दोस्तों? सेल दोस्तों हम यहाँ पे 2 प्रकार के सेल पढ़ते हैं। अब क्या होता है, कुछ लोग सेल को 2 वैसे पढ़ते हैं कि सर एक तो है एनिमल जो होता है, एक प्लांट सेल होता है, यानी कि एक जंतु सेल होती है, जंतु कोशिका, और एक क्या होती है, पादप कोशिका। लेकिन दोस्तों इससे पहले इसको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में पढ़ा जाता है। यानी कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ये 2 पार्ट जो हैं वो सेल के होते हैं। हाँ, हम सेल को 2 टाइप में प्लांट और एनिमल में पढ़ सकते हैं कि एक जो पार्ट है वो क्या हो सकता है। देखो दोस्तों, इसमें यह कहा जाता है कि कुछ दोस्त बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं कि सर सेल के जो है वो 2 टाइप होते हैं, सेल 2 टाइप्स। बट दोस्तों ये जो 2 टाइप्स है इसको हम पढ़ सकते हैं। यानी कि हम क्या पढ़ते हैं कि एक तो है वो एनिमल सेल जो है, जिसको हम जंतु कोशिका कहते हैं, जंतु कोशिका, और एक को हम क्या करते हैं, प्लांट सेल बोलते हैं, यानी कि पादप कोशिका। हाँ, ये बात सही है दोस्तों, ये 2 टाइप हम पढ़ सकते हैं और ये 2 टाइप होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, इससे पहले वो 2 टाइप पढ़ने जरूरी है, यानी कि कोशिका कितने प्रकार की। तो यूकैरियोटिक जो है वो एक अलग पार्ट है और प्रोकैरियोटिक जो है अलग पार्ट है। इन दोनों के अंदर हम एक विभिन्नता को देखेंगे। तो देखो दोस्तों, इसको हम नई सीरीज से शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे सेल के 2 टाइप जो हैं वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस देखेंगे, थोड़ा बहुत जानेंगे। इसके हम धीरे धीरे आगे पार्ट लेके आएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल का एक अलग पार्ट होगा, यूकैरियोटिक सेल का अलग पार्ट होगा, सेल थ्योरीज का एक अलग पार्ट होगा, जो सेल ऑर्गेनल्स है उनका अलग बारे एक अलग पार्ट होगा। इसके अलावा जो है रॉबर्ट हुक जो है या एंटोनियो लीeuwenhoek जो है, इसके अलावा जो अदर साइंटिस्ट ने अलग अलग जो खोजें की थी, इसके सभी के अलग अलग पार्ट आएंगे और सेल को हम एक एपी के रूप में लेके चलेंगे। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे एक बार हम जो पढ़ रहे हैं सेल टाइप पढ़ रहे हैं, और सेल के हम यहाँ 2 टाइप पढ़ रहे हैं। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। सेल जो है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल को भी पढ़ा जा सकता है कि सर एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका होती है, प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका होती है। लेकिन इसके अलावा हम क्या करेंगे, इससे पहले हम यूकैरियोटिक सेल को और प्रोकैरियोटिक सेल को जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि एनिमल सेल और प्लांट सेल इसका अदर पार्ट है, इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो बच्चों, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है पुराना, यूकैरियोटिक मतलब नया। ये ट्रू है, नया है, नवीन है। ये आज से 3500 मिलियन ईयर्स एगो जो है इसकी खोज की गई थी, और ये जो है 2500 मिलियन ईयर्स एगो की खोज हुई थी। ये नया है। कैरियंस का मतलब होता है दोस्तों न्यूक्लियस यानी कि केंद्र, और कैरियन का मतलब नया है। ट्रू यानी कि नवीन है। इसके अंदर जो है हम मोनेरा है या बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, सूक्ष्म जो जीव होते हैं, उनके बारे जो है वो कौन सी टाइप पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक को। यूकैरियोटिक में किसको पढ़ेंगे? 2 टाइप की है। इसको हम पहले ये देख लेते हैं। सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है दोस्तों, किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है किसके अंदर? यूकैरियोटिक। डिफरेंस है दोस्तों, सेल वॉल यानी कि कोशिका आवरण, बाहरी आवरण, कोशिका भित्ति की बात हो रही है, और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली की जो पतली होती है, छोटी होती है, की बात हो रही है। इसके बाद देखो दोस्तों, इसके अंदर न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है और इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक 2 टाइप और दिए गए हैं। कौन कौन से? यहाँ पे 2 टाइप्स हैं। यूकैरियोट को आगे 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी एक तो यूनिसेल्युलर होगा और एक हो जाएगा मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर के अंदर हम उन जीवों को पढ़ेंगे जैसे कि प्रोटिस्टा, सिंगल वर्ड। मल्टी सेलुलर में क्या पढ़ेंगे? फंगी को पढ़ेंगे, यानी कि फंजाई, कवक है, फंगी है, जिसके अंदर मशरूम, एग्रिक्स, ये सारी चीज़ें हम फंगी के अंदर पढ़ते हैं। और एक वर्ग आता है प्लांटी, और तीसरा वर्ग जो है वो एनिमेलिया। दोस्तों ये जो मोनेरा है, ये प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी, एनिमेलिया,
ये सारे जो पार्ट हैं वो एक साइंटिस्ट आए थे जिन्हें जीव जगत की एक प्रणाली दी थी, जिनको अलग अलग वर्गों में बांटा। तो सबसे पहले ये जो है वो एरिस्टोटल ने दी थी, और उससे पहले भी साइंटिस्ट धीरे धीरे आते थे और अपने अपने विचार दे, अपनी अवधारणा देते थे। एरिस्टोटल आए थे, उसके बाद जो है कैरोलस लीनियस भी थे जिन्होंने द्वि जगत प्रणाली दी थी, और पंच जगत प्रणाली जो थी वो रॉबर्ट एच व्हाइटेकर ने दी। रॉबर्ट एच व्हाइटेकर ने ये प्रूव किया था कि 5 जगत, जिसमें मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंगी था, प्लांटी था, एनिमिलिया था, तो ये सारे जो है रॉबर्ट एच व्हाइटेकर ने दी थी, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये तो था हमारा टाइप ऑफ सेल, यानी यूकैरियोट सेल और प्रोकैरियोट सेल क्या होते हैं, ये जो है इसका एक पार्ट है। इसकी एक अलग अलग पार्ट्स आएंगे और उसके अंदर हम पढ़ेंगे उन सभी चीज़ों को डिटेल से, चाहे वो न्यूक्लियस हो या वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, यानी कि अंतःपर्दजालिका जो है, रफ यानी कि खुरदरी अंतःपर्दजालिका, और स्मूथ यानी कि चिकनी अंतःपर्दजालिका। माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल है, सेंट्रोसोम है, गोल्गी अपैरेटस है, सेल मेम्ब्रेन है, इनकी हम एक अलग अलग एपी लेके आएंगे, अलग अलग पार्ट्स जिसको हम पढ़ेंगे। चलो तो दोस्तों ये तो हमारा प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल, इसके चलते हम आगे बढ़े टाइप पे। चलो देखो, तो दोस्तों हम पढ़ेंगे 3 प्रकार की सेल थ्योरी, जो कि मोस्ट ऑफ है। इन 3 प्रकार की जो थ्योरी है वो सबसे पहले जो 3 साइंटिस्ट आए थे, एक तो जर्मन साइंटिस्ट थे, सचवान थे, शिल्डन थे और रुडोल्फ विर्चोव थे। तीनों की अलग अलग उदाहरणा थी, जिसमें मुख्य तौर पे जो है सिचुआन ये कहते थे कि सारे प्रकार के जो जीव हैं, एनिमल्स हैं, उनका जो निर्माण है वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से होती है। तो ये एक प्रकार की छोटी सी थ्योरी जो ही वो है जो सिचुआन ने दी थी। उसके बाद जो है शिल्डन जो है, उन्होंने यह कहा था कि जितने भी प्रकार के पादप हैं उन सभी के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, यानी अलग अलग प्रकार की जो सेल थी वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, प्लांट्स के अंदर जो अलग अलग प्रकार की जो सेल है उनसे मिलकर प्लांट्स जो है वो बने, ये शिल्डन ने कहा। और उसके बाद प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी जो इन्हीं का जो मिक्स रूप किसने कहा था, रुडोल्फ विर्चोव ने कहा था। तो ये 3 जो है मोस्ट ऑफ सेल थ्योरीज थी। उसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स को, यानी कि कोशिकाओं को। इस कोशिका के अंदर चाहे वो पादप हो, प्लांट हो या वो एनिमल्स हो, सेल के अंदर कुछ डिफरेंस हमको मिलेंगे, लेकिन कुछ हमको समानताएं भी मिलेंगी। कुछ डिफरेंस यानी कि अगर वो एनिमल्स और प्लांट है तो उसमें बहुत सारे डिफरेंस अपने को देखने को मिल सकते हैं। अभी दोस्तों हम एक प्रकार का एनिमल सेल ले रखे हैं और उस एनिमल सेल में देखेंगे किस प्रकार के पार्ट्स पाए जाते हैं और उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखो दोस्तों, तो हम सेल ऑर्गेनल के बारे में बात करेंगे, यानी कोशिका के अंग। कोशिकांग कहा जाता है इसको, सेल ऑर्गेनल को हो, कोशिका के अंग को हो, कोशिका के बारे में अंदर ये पढ़ा जाता है। सेल ऑर्गेनल में बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कि लाइसोसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस मेम्बर है ना। ये हिंदी और इंग्लिश दोस्तों दोनों में, तो डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। सेल मेम्ब्रेन यानी कि दोस्तों ये जो कोशिका झिल्ली जो होती है वो कोशिका झिल्ली जो है वो एनिमल सेल में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों एनिमल सेल और प्लांट सेल जो है वो दोनों डिफरेंट अलग अलग हैं और दोनों के अंदर जो है अलग अलग कार्य होते हैं। इसके अलावा देखो गोल्गी अपैरेटस यानी कि गोल्गी उपकरण जो होता है प्रोटीन का स्थानांतरण करता है, यानी प्रोटीन जो है उसका एक स्थान से उसको दूसरे स्थान पर भेजना, उसका एनालिसिस करना, ये सारे कार्य जो है वो किसका होता है, गोल्गी अपैरेटस का होता है। सेंट्रोसोम क्या करता है बच्चों, ये क्या करता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। इसके अलावा जो है वैक्यूल है, रिक्तिका। देखो दोस्तों अगर हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे तो प्लांट जो होते हैं उसमें रिक्तिका बहुत बड़ी होती है, लेकिन एनिमल सेल जो होती है रिक्तिका यानी कि वोक्यूल्स जो है वो बहुत छोटी होती है। रिक्तिका मतलब उसमें छोटे छोटे खाली स्थान पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है उस काफ़ी बार आपने पढ़ा होता है कि इसे बिजली घर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इमरजेंसी आपातकालीन परिस्थितियों में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल को, कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। विभिन्न परिस्थितियों में ऐसा होता है, एटीपी के रूप में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऊर्जा देता है, इसलिए इसको बिजली घर भी कहा जाता है। एमसीक्यू में 1 नंबर क्वेश्चन बनता है, ये न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा जो अंतःपर्दीय जालिका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 2 प्रकार की होती है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, यानी कि एक तो होता है चिकनी रफ खुरदरी होती है और एक होती है चिकनी, यानी कि चिकनी अंतःपर्दीय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा देखो दोस्तों लाइसोसोम के बारे में ये कहा जाता है कि इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है,
इसके अंदर देखो बच्चे एक प्रोसेस ये भी पाया जाता है, क्योंकि ये पाचन की, उत्सर्जन की, ये सारी प्रोसेस जो है वो इस लाइसोसोम के अंदर ही होता है। पाचन की जो प्रक्रिया है, इसके अंदर जिस प्रकार से पाचन होता है, उत्सर्जन होता है, इन सभी भागों को बाहर भेजने का जो कार्य है, ये सारे के सारे किसमें होते हैं, ये काम लाइसोसोम। राइबोसोम क्या करता है दोस्तों, प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो राइबोसोम का कार्य होता है। उसके बाद सबसे मुख्य जो पार्ट है वो अपना न्यूक्लियस होता है, यानी कि केंद्रक। और दोस्तों केंद्रक जो है, इसके बिना सब कुछ उधर है, क्योंकि दोस्तों जेनेटिक्स जो गुण आते हैं या संतति उत्पन्न जो होती है, संतान, न्यूक्लियस, ये बच्चों जो होता है दोस्तों, इसी के द्वारा जेनेटिक्स आनुवंशिकता के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि केंद्रक जो होता है इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण होता है। यानी कई बार होता है जैसे पिताजी की आंखें अगर नीली है, या माता की, या परिवार में किसी भी सदस्य की शारीरिक अगर कुछ विभिन्नताएं हैं, जैसे कि आंखों का नीला होना, कार्यपाली का बड़ा होना, ये कुछ गुण जो होते हैं जेनेटिक्स आनुवंशिकता के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। और ये जो गुण हैं सारे के सारे इस केंद्रक पे डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे सेल ऑर्गेनल, जिसके बारे में हमने थोड़ी थोड़ी जानकारी ली। और कोशिका के बारे में हमने, जैसे सेल थ्योरीज थी, सेल टाइप्स थे, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, सेल ऑर्गेनल्स हैं जो हमारे सामने है डायग्राम में। इसके अलावा सेल इंट्रोडक्शन था, किसने इसको खोजा था, कब खोजा था, है ना। जैसे रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोजा था। उसके बाद ये कार्यभार एंटो वैन लीeuwenhoek ने कुछ साल संभाला था। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग साइंटिस्ट आते गए और उन्होंने अपना अपना कार्य करते गए। किसी ने माइटोकॉन्ड्रिया को, किसी गोल्जी को, जैसे कि कैमिलो गोल्जी थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। धीरे धीरे अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं और उन्होंने अपने अपने विचारधारा दी, अपने अपने सिद्धांत दी, और उसको फिर अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो जो ये था हमारा एक छोटा सा पार्ट। इसके हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसकी नई वीडियोज़ लेते आते रहेंगे, जिसमें हम इसके बारे में फुल्ली डिटेल पढ़ेंगे, चाहे वो कोई सा भी पार्ट हो, यूकैरियोट हो, प्रोकैरियोट हो, सेल थ्योरीज हो, सेल ऑर्गेनल हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से। सेल ऑर्गेनल का पार्ट हो सकता है आगे आएगा, या यूकैरियोट या प्रोकैरियोट, इसमें से कोई ना कोई पार्ट आता रहेगा। ठीक है।